आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। कि अब आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। अब चिंता नहीं कीजिए, बिंदास आप लोग पढ़ाई कीजिए विदाउट टेंशन। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो भी यहाँ पर गद्यांश दिए हुए इसे डिटेल से पढ़ लेते हैं। डिटेल से पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आंसर हम देखेंगे। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर क्या उन्हें बाहर नहीं देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार ज़माने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धारा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो पुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा के झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। तो यहाँ पर मैंने आपको गद्यांश पढ़कर डिटेल से बता दिया है। देखिए कुछ गद्यांश टफ होते हैं, चिंता नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे और ऑप्शन भी दिए रहते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, लेखक ने कवियों की भूल बताई है। तो किस चीज़ की भूल बताई है, किसके लिए? शिरीष के फूलों को कोमल मानना या फिर शिरीष का सब कुछ कोमल मानना या फिर शिरीष के फूलों को सुंदर मानना या फिर शिरीष के फूलों को बेकार मानना, किसके लिए भूल बताई है? अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, शिरीष का सब कुछ कोमल मानना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक के अनुसार चिर परिचित प्रमाणिक सत्य है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका बचपन और जवानी, जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु या फिर जवानी और बुढ़ापा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बुढ़ापा और मृत्यु। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, प्रमाण शब्द का तत्सम शब्द होगा। जो प्रमाण है, ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ये ग्रामर वाले क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रामर को भी मजबूत रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको इसका उत्तर क्या होगा, प्रमाण यानी परिमाण, उसके बाद प्रमाण, उसके बाद हो जाएगा प्रामाणिक या फिर परमान। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, यानी प्रमाण, इसका यही उत्तर होगा। यानी यहाँ पर पूछा गया है इसका सही अर्थ देखा जाए तो, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, उपयुक्त गद्यांश का निम्नलिखित शीर्षकों में से उचित शीर्षक क्या होगा? जो हमने गद्यांश पढ़ा एकदम कहानी से रिलेट जो भी पढ़ा, तो इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? जो हेडलाइन किससे रिलेटेड है ये गद्यांश, ये आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। शिरीष, धरा का प्रमाण या वसंत का आगमन या फिर शिरीष की अधिकार लिप्सा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका पहला, क्योंकि यही सेटिस्फाई कर रहा है इस गद्यांश में। आगे देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश दिए हुए हैं, इसको भी डिटेल से पढ़ लेना है पहले एग्जाम में। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर ऑप्शन को पढ़िएगा, देखिए आपको आंसर आ जाते हैं। अगर आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हो तो दिक्कत नहीं है, आप सही से आंसर लिख पाओगे, ऑप्शन में ही छुपा रहता है आंसर। हंस लो दो क्षण खुशी मिली पर आसमान को छूने वाली, वरना जीवन भर कंदन है वे ऊंची ऊंची मीनारे। किसका जीवन हंसी खुशी में मिट्टी में मिल जाती है, वे इस दुनिया में रहकर बीता छिन जाते हैं सभी सहारे। सदा सर्वदा संघर्षों को दूर तलक धरती की गाथा, इस दुनिया में किसने जीता मौन मुखर कहता कण कण है। खिलता फल मलान हो जाता यदि तुमको मुस्कान मिली तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर बचा हुआ थोड़ा सा और, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हंसता रोता चमन चमन है, मुस्काओ सबके संग जाकर। कितने रोज चमकते तारे यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो, कितने रह रह गिर जाते हैं। थामो सबको हाथ बढ़ाकर, हंसता शशि भी छिप जाता है। झांको अपने मन दर्पण में जब सावन घन गिर आते हैं। प्रतिबिंब का सबका आनंद है, उगता ढलता रहता सूरज,
हंस लो दो क्षण खुशी मिल पर, जिसका साक्षी नील गगन है, वरना जीवन भर कंदरन है। तो यहाँ पर मैंने इस काव्यांश को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, कवि के अनुसार जीवन में किसकी अधिकता है, आनंद की, सुख सुविधाओं की, दुख व कष्टों की, या फिर शांति की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, दुख व कष्टों की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस काव्यांश में बोला जा रहा है कि हंसते खेलते रहिए, लाइफ में दुख और कष्ट भरी पड़ी है। अगर हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करते हो तो 100% लाइफ अच्छे से गुजरेगी। जैसे अभी एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन लेते रहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, कैसे बनाएंगे। लाइफ विदाउट टेंशन हंसी खुशी गुजारिए, हंसते खेलते पढ़ोगे ना तो याद रहेंगे क्वेश्चन के आंसर। अगर टेंशन लोगे तो सारा क्वेश्चन भूल जाओगे, जो भी याद रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत करती है, क्या संकेत करती है, उन्नति पर घमंड करना व्यर्थ है। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत क्या करते हैं, उन्नति पर घमंड करना व्यर्थ है, सुख दुख आते जाते हैं, नष्ट होना सत्य है, निर्माण में विनाश छिपा है। तो यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, निर्माण में विनाश छिपा है। देखिए जितने भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसका संकेत यही है कि आप जितना भी अपने अंदर उन्नत कर लो, आपको घमंड नहीं करना है, वो सारा व्यर्थ हो जाता है, मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर पहला उत्तर होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामर्थ्य की सार्थकता सिद्ध होती है अभिमान करने में, जीवन जीने में, सबको सहारा देने में, स्वयं का उद्धार करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सबको सहारा देने में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, खिलता फूल, रोता चमन, व्यर्थ ना गवाए, खुशियों के क्षण, या फिर मुस्कान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी व्यर्थ ना गवाए, खुशियों के क्षण जहाँ भी आपको मिले खुशी आप ढूंढते रहिए और उसी खुशी में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पर इसका यही एक शीर्षक बन सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, ये आपका खंड खा है। खंड खा में किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। तो अभिव्यक्ति एवं माध्यम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। जो जनसंचार माध्यम है वो अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए कौन सा उपयोगी नहीं है, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, या फिर ये तीनों। तो सीधा बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा इंटरनेट में कैसे कोई चीज़ सर्च मारेगा, टाइप करके नहीं मार सकता। समाचार पत्र तो पढ़ भी नहीं सकता है, और पत्रिकाएं जो भी है वो भी पढ़ नहीं सकता, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविज़न। देखिए यहाँ पर श्रव्य बोला गया, श्रव्य मतलब सिर्फ उससे आवाज़ ही निकल सकती है। ठीक है, सिर्फ वॉइस। तो श्रव्य किससे, क्या समाचार पत्र से आवाज़ निकलता है, नहीं, उसमें तो लिखा हुआ रहता है, चित्र जैसा रहता है। रेडियो में देखिएगा सिर्फ आवाज़ ही निकलती है। इंटरनेट में आवाज़ भी निकलती है, फेस भी दिखता है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए टेलीविज़न, टीवी में भी क्या होता है, फेस दिखता है और आवाज़ निकलता है, यानी सिर्फ आवाज़ ही निकलना चाहिए, तो वो आपका रेडियो। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 11 नंबर, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ, भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी चीन। आगे बढ़ते नेक्स्ट 12 नंबर, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है, देखिए पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट 13 नंबर, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविज़न में या इंटरनेट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका टेलीविज़न में। देखिए यहाँ पर समाचार पत्र में ज़रूरी नहीं कि दृश्य होने चाहिए, अगर इसमें सिर्फ लिखा रहे कोई भी चीज़ तो भी इंसान पढ़ सकता है समाचार पत्र। रेडियो में सिर्फ आवाज़ की ज़रूरत है, कोई भी दृश्य की ज़रूरत नहीं। इंटरनेट में भी या फिर आवाज़ रहेगा या फिर सिर्फ समाचार पत्र जैसा आर्टिकल भी रहेगा तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन टीवी में बिना देखे नहीं हो सकता पॉसिबल। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा, टेलीविज़न। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है। टेलीविज़न अगर जहाँ भी हम बोल रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, टेलीविज़न को शॉर्ट में बोलते हैं टीवी। ठीक है, तो टीवी की बात हो रही है, तो टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके ऑप्शन बताते हैं, साहित्य भाषा में लेखन, या फिर दृश्य के साथ लेखन, या फिर सनसनीखेज लेखन, या फिर सामान्य लेखन। तो अगर कोई भी बंदा टीवी देख रहा है तो उसके लिए किस प्रकार से उसमें रिपोर्ट होना चाहिए जो भी टीवी में चल रही है। 4 ऑप्शन है, 4 प्रकार में से कौन सा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा वो है आपका दूसरा ऑप्शन, यानी दृश्य के साथ लेखन।
यानी दिखना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब अगर दिख नहीं रहा है, टीवी चालू कर लिए हो, सिर्फ ऑडियो में चल रहा है, चाहे सनसनीखेज हो चाहे जैसा हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, लोग देखना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, दृश्य के साथ लेखन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई है? वेब दुनिया के साथ, या फिर दैनिक जागरण के साथ, या फिर दैनिक भास्कर के साथ, या फिर राजस्थान पत्रिका के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला वेब दुनिया के साथ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? फ़ोन इन या एंकर पैकेज, या सीधा प्रसारण, या फिर एंकर वाइट। क्रिकेट मैच जो प्रसारण होता है तो वो किस प्रकार का प्रसारण है? लाइव प्रसारण। लाइव मतलब होता क्या है, इसका हिंदी मीनिंग समझिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हिंदी मीनिंग यानी लाइव में हो, आप लोग क्रिकेट देखते हो ना लाइव, तो इसको बोलते हैं सीधा प्रसारण, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा सीधा प्रसारण। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो समझ के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थीय, या फिर प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका तृतीय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो जाते हैं पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, किताब से। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार होकर चल रहा है? देवसेना के जीवन रूपी में रथ पर कौन सवार होकर चल रहा है? प्रेम, स्कंदगुप्त, प्रलय, या फिर स्वयं देवसेना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी प्रलय होगा, ठीक है। 19 नंबर, देवसेना की करुणा क्या कर रही है? प्रसन्न नृत्य, या फिर हाहाकार, या फिर अफसोस, या फिर यहाँ पर है आत्मग्लानि। तो बताना इसमें से क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ठीक है, हाहाकार। यानी देवसेना की जो करुणा है वो क्या कर रही है? हाहाकार कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? मौन, चमक दमक, सादगी, या गीत संगीत विहीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा चमक दमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, आत्मा को नश्वर संसार से मुक्त कब मिलती है? शरीर धारण कर, ब्रह्म से पृथक होकर, देह को त्याग कर, या फिर ब्रह्मा में एकाकार होकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर होगा, तो 21 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, यानी ब्रह्मा में एकाकार होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से देखिएगा तो ये हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन का आंसर, बाकी आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के आपका, नाव कहाँ बंधी है? नाव कहाँ बंधी है? गंगा किनारे, घर के पास, घाट पर, शहर के बीचों बीच। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला गंगा किनारे। क्वेश्चन नंबर 23 के आपका, युधिष्ठिर जो है वो युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? भाई, मित्र, शत्रु, या सेवक। जो युधिष्ठिर है उसने विदुर को स्वयं को यानी युधिष्ठिर ने अपने आप को विदुर से क्या कहा? भाई कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मित्र कहा, या शत्रु कहा, या फिर सेवक कहा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सेवक बताया है कि मैं आपका सेवक हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 के आपका, भरत ने अपनी माता के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो को देखिएगा एनसीईआरटी बुक से आप इसका आंसर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भरत ने अपनी माता को क्या विशेषता दी? धर्म माता, नीच, या फिर अधर्मी, या फिर सदाचारी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते नेक्स्ट 25 नंबर, नागमती के अनुसार किस महीने में काम भावना अधिक प्रबल होती है? अगहन में, या फिर आषाढ़ में, या फिर माघ में, या फिर चैत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी आषाढ़ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, कृष्ण के प्रेम की पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है? गोपियाँ, राधा, या राधा की सखिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर क्या आपका, पंचवटी जाने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है? पंचवटी जाने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है? असीम दुख का, असीम सुख का, असीम एकाकीपन का, असीम हानि का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी असीम सुख का। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संभवतः कवि धनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? मुक्ता, सुजान, सुंदरी, कोयल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सुजान, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जिस स्थान पर लेखक रहता था वस्तुतः वह किसकी बस्ती थी? वकील, मुख्तारों की, कचहरी के अफसरों की, कचहरी के अमलों की, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, वेद शास्त्रज्ञ धर्मोचार्यों का क्या काम है?
जितने भी वेद शास्त्र धर्मचार्य थे उनका क्या काम है? घड़ी के पुर्जे ठीक करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना या धर्म के रहस्यों का जानना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 धर्म के रहस्य को जानना। और प्रचार भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर। भरतपुर राज्य में डकैती होने पर पुलिस किस पर शक करती थी? लेखक पर, मानसिंह पर, तहसीलदार पर या 1 और 3 दोनों? यानी 1 और 3 बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है कि 1 और 2 बोल रहा है। 1 यानी लेखक पर और तहसीलदार पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर क्या होगा? 31 का उत्तर होगा दूसरा नंबर, ठीक है, यानी मानसिंह पर, ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हरगोविंद कौन है? गाँव का जमींदार या फिर एक सौदिया या फिर संदेश वाहक? यानी एक सौदिया किसे बोलते थे? संदेश वाहक को जो संदेश भेजा या फिर उसके द्वारा लाया जाता है। आगे यहाँ पर है संचार वाहक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, यानी एक संदेश वाहक थे। आगे बढ़ते 33 नंबर। गांधी जी का प्रतिदिन का नियम था कुटिया में रहने वाले व्यक्ति से मिलना, प्रातःकाल सैर पर जाना, दिल के मरीजों की सेवा करना या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कुटियों में रहने वाले व्यक्ति से मिलना, ठीक है। आगे बढ़ते 34 नंबर। वाजिगर अपने कर्तव्य किसे दिखाने लगता है? श्रद्धालुगण या फिर पादरी या फिर माता मरियम या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा माता मरियम, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 35 नंबर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? शेर अब किसका शिकार नहीं करता? पालतू जानवरों का, जंगली जानवरों का, जलीय जीवों का या सामान्य जन का? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जलीय जानवरों का। आगे देखते हैं 36 नंबर। सरोवर का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उसी वस्तु को सिर्फ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे आकाश, आसमान, तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह यहाँ पर सरोवर है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पोखर, सर, मयंक, विसिक। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी पोखर, ठीक है। ऐसे भी बोला जाता है ना, जो बांध होते हैं उसी तरह पोखर होता है, तो बांध को सरोवर बोला जाता है, उसी तरह यहाँ पर ये पोखर उसी तरह होता है, यानी उसको भी पानी को रोक करके बनाया जाता है पोखर को। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। कला को जीवन की नकल किसने समझा था? अरतुस ने, स्वयं लेखक ने, यूनानी विद्वान ने या फिर भारतीय विद्वान ने? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी यूनानी विद्वान ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? नायकी की, गायकी की, हजारों बत्तियों वाले दीपों की या उपयुक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हजारों बत्तियों वाले दीपों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर। किस वृक्ष की कवियों द्वारा उपेक्षा की गई? अशोक, तुलसी, शिरीष या कुटज? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कुटज। आगे देखते हैं 40 नंबर। कुटज से क्या तात्पर्य है? कड़वा और बेस्वाद, कुटज पर जन्म लेने वाला, कठोर और नीरस, कुटिया पर जन्म लेने वाला? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कुटज पर जन्म लेने वाला। तो ये थे आपके सेट ऑब्जेक्टिव सेट 4, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका मैं आपको PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर है सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो अच्छे तरीके से एग्जाम में नंबर लाना, अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।